इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मेटल्स एयर के साथ रिएक्शन करते हैं। अब जब मैं बोलता हूँ कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, तो एयर से मेरा मतलब होता है एयर के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट के साथ। बट एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? एयर के अंदर 78% होता है आपका नाइट्रोजन, 21% होता है आपका ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस होती है। अगर मैं इन 1% अदर गैसेस को नेग्लेक्ट करूँगा और 78% नाइट्रोजन को भी नेग्लेक्ट करूँगा, तो ऑक्सीजन ही हमारे पास एक ऐसी गैस होगी जो मेटल के साथ रिएक्शन कर पाएगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं नाइट्रोजन को क्यों नेग्लेक्ट करूँगा? बिकॉज नाइट्रोजन इज़ हाईली स्टेबल. Nitrogen is basically inert and do not react with metals or other chemical species because नाइट्रोजन जो है उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. दैट्स वाई मैंने बोला कि नाइट्रोजन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो अगर कभी आपसे बोला जाए कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर, सो एयर में आप ये सोचो कि वो ऑक्सीजन की बात कर रहा है. ठीक है, तो इसके ऊपर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 3.9, जिसमें बोला गया है कि हमें कुछ सैम्पल्स लेना है मेटल्स का. और ये एक्टिविटी 3.9 के अंदर नहीं लिखा गया. ये एक्टिविटी 3.9 से पहले कुछ थियोरेटिकल पार्ट है एनसीईआरटी में, वहाँ पर लिखा गया है. तो उसने बोला है कि कलेक्ट करना है सैम्पल ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम. अब देखिए अलग 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 मेटल्स को हम अलग अलग फॉर्म में लेते हैं. डिपेंड करता है कि हमें रिएक्टिविटी के बेसिस पर उनकी एंड मतलब उनकी रिएक्शन के बेसिस पर कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, है ना, कितनी टाइम में उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए. मतलब अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इनकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और इसलिए अलग अलग मेटल्स को अलग अलग फॉर्म में लिया जाता है. जैसे एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम पाउडर की फॉर्म में, कॉपर को कॉपर टर्निंग्स की फॉर्म में. आप जब सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें टर्निंग्स वर्ड यूज़ किया जाएगा. आयरन को आयरन फिलिंग्स की फॉर्म में, लेड को पैलेट्स या शॉर्ट्स की फॉर्म में, मैग्नीशियम को रिबन की फॉर्म में, जिंक को ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में एंड सोडियम तो एज़ यूजुअल एक पीस की फॉर्म में लिया जाएगा. एक छोटा सा उसका पीस ले लेंगे तो दैट इज़ सोडियम. नाउ हमें बोला है कि कलेक्ट करने के बाद क्या करना है. बोलता है कि होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल्स टेकन अबव with a pair of tongs and try burning over a flame. Repeat with the other metal samples. So हमें क्या करना है, हमें इन मेटल के पीसेस को उठाना है और उनको बर्न करना है ना. तो अगर हम उसको बर्न करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जब हम टोंग से ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो आप देखिए एक वाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना. तो ये वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम हमारा बर्न होता है. और जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो अब ये क्वेश्चन पूछता है हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग. देखो पहले तो अगर हम देखें तो मैग्नीशियम जो है एक मतलब ग्रेइश सिल्वरी मेटल है ना, ग्रेइश मेटल है बेसिकली. और ये पूछता है कि आफ्टर बर्निंग क्या होगा इस मैग्नीशियम के साथ, क्या ये ग्रे ही रहेगा या इसका कलर चेंज हो करके कुछ और हो जाएगा. तो अब देखते हैं. चलो, तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर कई सारी चीज़ें की हुई हैं. तो आप देखिए मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, जो मैं ऊपर बोल चुका हूँ. और आप ये देखिए ये जो रिबन्स है ये आपके एक वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना. और इसकी रिएक्शंस को अगर हम समझे तो देखिए मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ऑक्सीजन गैस है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है. यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. और नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी P2 होती है ना. तो अब ये देखिए कि अगर मैं इनको कट कर दूँ सो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. या आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है. और अगर किसी की भी वैलेंसीज या उनके चार्जेस सेम हो जाते हैं तो उनको डायरेक्टली हम MgO की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आ चुका है. नाउ वी नीड टू बैलेंस दीज इक्वेशंस. और जब हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशंस आएंगी. अगर आप बैलेंसिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप बैलेंसिंग से रिलेटेड वीडियोज़ को एक बार देखिए. और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि आप हर एक इक्वेशन को बैलेंस करें. जब भी आप कोई रिएक्शन या कोई इक्वेशन लिख रहे हैं तो आप उन इक्वेशंस को ज़रूर बैलेंस करें, है ना. बैलेंस करे बिना हो सकता है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएं. ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं.
और हमारे पास अब ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये सारे के सारे मेटल्स जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल्स क्या सेम मैनर में बर्न होते हैं, क्या सभी के सभी डार्जलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होते हैं? तो इसका आंसर तो आगे ही पता चलेगा कि सब बर्न होते हैं या नहीं होते। बट हाँ, अलग अलग कंपाउंड्स हर किसी केस में फॉर्म ज़रूर होते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को अब आगे देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी ने इससे रिलेटेड रिएक्शंस को नहीं दिया है, बट देखिए ये पोर्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो हो सकता है कि कभी कभी देर सवेर कभी एनसीईआरटी मतलब अगर कभी बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करे या किसी भी ओलंपियाड में क्वेश्चंस आए तो इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन एनसीईआरटी में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है कि जब ये मेटल्स रिएक्शन करते हैं एयर के साथ। तो एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ। सो आप देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है सोडियम मेटल और बोला सोडियम मेटल ने बनाया सोडियम ऑक्साइड। सो यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। क्या होता है भाई? NaO, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्साइड में O2 माइनस मतलब -2 का चार्ज होता है और सोडियम पे +1 का चार्ज होता है। जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा +1। तो आप इसको करिए जरा, देखिए क्या होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा Na2O। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। और अगर आप इसकी इक्वेशन को लिखते हो तो आप ये लिखेंगे कि सोडियम मेटल ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो हमें मिला सोडियम ऑक्साइड। और अब आप इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने पर 2 सोडियम आपको लगाना पड़ेगा एंड यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड दैट इज सोडियम ऑक्साइड। आप देख सकते हो वाइट कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है। ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर मेटल्स में आपको वाइट कलर का कंपाउंड्स देखने को मिलेगा, बट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं यानी स्कैंडियम से जिंक तक के कंपाउंड्स को अगर आप देखो तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कलर वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देख लेते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर के केस में आप देखिए, कॉपर जो होता है, कॉपर एक ऑरेंज मेटल। तो कभी कभी ना क्वेश्चन इसी के ऊपर आ सकता है कि कॉपर किस टाइप का मेटल है, मतलब बेसिकली ऑरेंज मेटल है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी। और कॉपर ऑक्साइड तो यार मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में जिक्र जो है वो फर्स्ट चैप्टर में यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में तो होता ही है, साथ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी कई तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर या इस कंपाउंड के ऊपर बनते हैं। सो हमें इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, सो सबसे पहले ये देखिए कि जब मैं कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करता हूँ तो क्या फॉर्म होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कॉपर 2, ये लिखना ज़रूरी भी है। तो कॉपर 2 का मतलब कॉपर अपनी सेकेंड वैलेंसी में है यानी +2 वैलेंसी में होगा, और ऑक्साइड वी ऑल नो -2। सिंस दोनों का चार्ज सेम है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं CuO। और आप यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको बैलेंस करूँ सो फॉर्मूला बनेगा, सॉरी इक्वेशन बनेगी Cu 2Cu plus O2 is converted into 2Cu, and this is what happen when copper react with air. The formation of copper oxide takes place, which is a black color compound. And देखिए ये आसानी से तो नहीं ही होता है ना। इसको होने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारे पास है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, जब एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो आप देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो उसका चार्ज होगा +3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, सो इसके ऊपर चार्ज होगा -2। सो जब आप क्रॉस करोगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, Al2O3। आप यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, सो आप जब आप रिएक्शन लिखोगे तो Al + O2 is converted into Al2O3। नाउ आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो क्या बनेगा, 2Al and 3O2 will be converted into Al2O3। बट अभी ये बैलेंस नहीं हुआ, सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डबल करना पड़ेगा चीज़ों को। सो ये हो जाएगा आपका 4, है ना। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर केसेस में वाइट कलर का कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था।
जिंक की बात करें तो जिंक ग्रेन्यूल्स को जब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली बात है हीटिंग में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, और जब जिंक को हम हीट करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा। जिंक ऑक्साइड में हाउएवर यहाँ पर जिंक 2 या जिंक 3 ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट जिंक की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, और अगर जिंक की वैलेंसी होती है 2 तो उसका चार्ज होगा +2। ऑक्साइड की वैलेंसी यानी ऑक्सीजन रिलेटेड वैलेंसी इज -2, ऑक्सीजन रिलेटेड वैलेंसी इज 2, सो इसके ऊपर चार्ज होगा -2। जब आप यहाँ पर देखेंगे इनका चार्ज सेम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ZnO इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड। और आप जब इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो जिंक का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ZnO का फॉर्मेशन हुआ है, और आप यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस करने पर आपको इस टाइप की एक सुंदर सी इक्वेशन मिल जाएगी। एंड ऑब्वियसली बात है, आप देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर का कंपाउंड फॉर्म है, तो आप देखो याद रखने की जरूरत नहीं कंपाउंड्स को, कुछ ही केसेस में याद रखना पड़ता है। अभी तक हमें सिर्फ कॉपर की केस में याद रखना पड़ा कि कॉपर मेटल का क्या कलर है और कॉपर के ऑक्साइड का क्या कलर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा ज़्यादातर केसेस में आपको ग्रे मेटल देखने को मिल रहे हैं और वाइट कलर का कंपाउंड फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जैसे ग्रेन्यूल्स, टर्निंग्स पाउडर या मैग्नीशियम रिबन, ये भी टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने नोट्स के अंदर इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं और उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट बना सकते हैं अपने लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ लेड विथ एयर, और यहाँ पर हमें समथिंग कुछ डिफरेंट सा देखने को मिल रहा है कि अभी तक की रिएक्शंस में हमने ग्रे मेटल को कभी भी येलोइश या ऑरेंज पाउडर में कन्वर्ट होते हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। तो अगर यहाँ पर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वैसे तो ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में कभी आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो आप ये सोचिए कि जब भी लेड जो है, या ज़्यादातर आप देख सकते हैं ज़्यादातर मेटल +2 में ही यानी 2 वैलेंसी के साथ ही पाए जाते हैं, तो लेड भी अगर रिएक्शन करेगा ना तो +2 वाले में ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, और इसलिए वो +2 ऑक्साइड बनाता है। लेड के ज़्यादातर कंपाउंड जो भी आपने NCERT में पढ़े होंगे अभी तक, वो भी +2 स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बोलता है कि लेड पैलेट्स को जब हीट किया जाता है एयर के साथ तो लेड 2 ऑक्साइड फॉर्म होता है, और ये आपका येलोइश ऑरेंज कलर का कंपाउंड हमें नज़र सा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका लेड 2 ऑक्साइड है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, आप पहले ये देखिए कि लेड 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। Pb और ऑक्सीजन रिलेटेड ऑक्साइड का फॉर्मूला O2- होना चाहिए, सो इसकी वैलेंसीज इसका चार्ज -2 होगा और लेड का चार्ज +2 होगा। अगर मैं लेड पैलेट्स की बात करूँ, उनका सिंबल Pb होगा, और अब लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला PbO होगा। फर्दर अगर मैं इक्वेशन को लिखूं तो Pb + O2 इज कन्वर्टेड इनटू PbO, और आप अगर इन इक्वेशंस को मतलब बैलेंस करोगे तो आपको मिलेगा 2Pb + O2 इज कन्वर्टेड इनटू 2PbO, एंड ये हीट करने पर हुआ है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओलंपियाड पर्पस से, बाकी CBSE पर्पस से ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको इसके अपीरियंस के बारे में थोड़ा पता होना ज़रूरी है, तो आप नोट कर लीजिएगा। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, एंड कई बार मतलब कई सारी बुक्स में ये जो है वो मतलब आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। अलग अलग जगह पे इंटरनेट पे आप फाइंड आउट करोगे, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। अब एक्चुअल आंसर क्या है, मतलब आयरन क्या फॉर्म करता है यार, आयरन क्या फॉर्म करता है, आयरन 2,3 ऑक्साइड फॉर्म करता है। आयरन 2,3 ऑक्साइड क्या होता है, देखो आयरन 2,3 ऑक्साइड एक मिक्सचर होता है, इसका दूसरा नाम होता है फेरोसो फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो फेरोसो फेरिक ऑक्साइड या आयरन 2 ऑक्साइड कुछ नहीं है, 2 ऑक्साइड्स का मिक्सचर है। आयरन 2 ऑक्साइड को, ठीक है, जब आप आयरन 3 ऑक्साइड के साथ मिला देते हैं और 1:1 में रखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर हम देखें, आयरन 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है FeO, और आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलता है Fe3O4। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड इज Fe3O4, एंड इसकी फॉर्मेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है आपका ऑक्सीजन। अगर आप बहुत ही कम ऑक्सीजन की सप्लाई में, सपोज आपने क्या किया, आयरन का रिएक्शन किया और बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई दे रखी है, तो आपको मिलेगा आयरन ऑक्साइड FeO।
ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आप बढ़ा दोगे, थोड़ा और एक फिक्स अमाउंट में ऑक्सीजन उसको दोगे, तो वो आपका कन्वर्ट होगा, एक प्रॉपर अमाउंट में आपका आयरन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आपका फॉर्मेशन होता है Fe2O3 का। लेकिन अगर आप एक्सेसिव ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Fe2O3 फॉर्म होता, Fe3O4 फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा, जो कि दोनों ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है जो हमें आयरन फिलिंग को हीट करने पर मिलता है। ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ फ्लेम कलर्स के बारे में दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक करके इन फ्लेम कलर्स को देख सकते हैं और इनसे कुछ चीज़ें मतलब समझ सकते हैं। हाउएवर ये आपके सीबीएसई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्दर ये बोलता है कि अरेंज करो मेटल्स को रिएक्टिविटी के बेसिस पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी के बेसिस पर अरेंज करो कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है। और देखो, अरेंज करना एक एक टोटली मतलब प्रैक्टिकली डिपेंडेंट चीज़ है और हम बिना इस चीज़ को मतलब करे तो समझ नहीं सकते। इसलिए एनसीईआरटी में हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ भी दे रखी है, तो उस सीरीज़ की हेल्प से हम ये बताते हैं कि कौन सा मेटल कम या ज़्यादा रिएक्टिव है। बाय द वे, हमें वैसे थोड़ा बहुत आइडिया है ही कि सोडियम मेटल इन सभी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और सोडियम मेटल के बाद मैग्नीशियम मेटल रिएक्टिव होगा। आप अगर देखोगे सोडियम मेटल के केस में भी आपको येलोइश कलर की फ्लेम देखने को मिलती है और मैग्नीशियम के केस में आपको वाइट डैजलिंग फ्लेम देखने को मिलती है। बाकी सभी मेटल्स में आपको कोई फ्लेम देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम आया, उसके बाद आप देख सकते हैं ये एल्यूमिनियम पाउडर है, उसके बाद आप देख सकते हैं लेड, ये लेड नहीं, मैं गलत बोल गया, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, ये आपकी आयरन फिलिंग्स हैं, ये आपके लेड शॉट्स हैं और ये आपका कॉपर है। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जो आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो, है ना, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी कर सकते हो वैसे तो। फर्दर अगर हम आगे बढ़ें तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट आता है और देखो, मैं इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, बट इसमें कुछ एलिमेंट्स अगर और इंक्लूड हो जाते तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में 4 चांद लग जाते हैं ना। सो अगर हम यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें एक और एलिमेंट ऐड किया जाता है, जैसे कि टिन यानी SN। इसमें एक और एलिमेंट ऐड किया जा सकता है जैसे PT, क्योंकि देखो इन एलिमेंट्स के बारे में ना एनसीईआरटी में थोड़ा जिक्र है। सो अगर हम इन एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी और चमक जाएगी, मतलब बढ़िया हो जाएगी हमारे लिए याद करने के लिए, है ना। बट फिर भी जितनी हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है उसके हिसाब से इंटरनेट पे कई सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं और मैंने भी एक ट्रिक थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करी है थोड़ा अपने अंदाज में। तो एक ट्रिक थी जो आप लोगों ने सुनी होगी अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि केदारनाथ, है ना। तो केदारनाथ का माली बोलते हैं केदारनाथ केदारनाथ, ठीक है, का माली, ठीक है, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम जरा फीके पकाता। तो आप इसके एक्सप्रेशन, इस कार्टून के एक्सप्रेशन को देख के आप देख सकते हो कि इसको बड़ा मतलब बेकार सा लगा, इसने बोला ना मैं नहीं खा रहा। तो आलू ज़रा फीके पकाता है, फीके पकाता है ना, फीके पकाता है, तो पकाता है मतलब पी पी, है ना, वहाँ पर उसने ले लिया। अच्छा, फिर बोलता है कि है कोई, ठीक है, हाइड्रोजन भी हम इंक्लूड कर देते हैं, है कोई, आगे आओ, आगे आओ और पकाओ। आप ऐसे मान लो पकाओ, PT मान लो पकाओ, है ना। PT तो वैसे इंक्लूड नहीं था, तो ये जो एनसीईआरटी में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग है कोई, आगे आओ और पकाओ। तो ठीक है, मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ मैं इतना प्रेफर नहीं करता। मुझे जो रिएक्टिविटी सीरीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है उसमें हम कुछ इस तरह की ट्रिक को लेके चलते हैं कि इसको हम यहाँ पर जैसे हम पोटेशियम को प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट, ओ सॉरी यहाँ पर क्यूट है ही नहीं। सो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिक लेके चलते हैं जिसमें होता है प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा, ओ क्यूट ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कूपर हैंग्स सिल्वर गोल्ड प्लेट्स। तो ये भी ट्रिक काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं इसके बारे में। फ़िलहाल के लिए
प्लीज़ मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्यूमिनियम, क्यूट मतलब कार्बन, जेड एन जीब्रा मतलब जेड एन यानी जिंक, इंस्टेंट मतलब आयरन और आयरन का सिंबल होता है एफ ई, ट्राई मतलब टिन जिसका सिंबल होता है एस एन, लर्निंग मतलब पी बी जिसका सिंबल लर्निंग मतलब लेड जिसका सिंबल होता है पी बी, एंड हाउ मतलब हाइड्रोजन, कूपर, कूपर इज बेसिकली रिलेटेड टू कॉपर, सो कूपर, एंड हैंग्स मतलब एच जी, हैंग्स को यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर बाकी सब जगह तो मैंने उनके लैटिन नेम्स को यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर हैंग्स में मतलब एच जी ही मैंने ले लिया। फिर बोलता है सिल्वर, मतलब सिल्वर तो जानते हैं ए जी होता है, गोल्ड मतलब ए यू, एंड प्लेट्स मतलब होता है पी टी। सो ये ट्रिक मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। और इस ट्रिक में ना एक और ख़ास बात है कि इस ट्रिक की मदद से आप 5 हाईली रिएक्टिव 5 लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को ईजिली याद रख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं कार्बन को और हाइड्रोजन को एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लूँ, तो जो बीच वाले एलिमेंट्स मुझे नज़र आएंगे, ओए होए होए होए, यहाँ पे तो 4 ही हमारे पास है, चलो 4 ही कंसिडर कर लेते हैं। 4 हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स है और यहाँ पर 5 हमारे पास क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और 4 बचे हुए हमारे पास क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर सकते हो। और बस इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा, आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और नहीं लगे तो कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।